हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया था और उनसे जुड़े सवालों के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम दक्कन के पठार के बारे में जानेंगे, दक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए आज क्लास शुरू करते हैं। तो दक्कन के पठार का डिस्कस करने से पहले हम इस मैप को समझेंगे। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो मैप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें हमें क्या जानना है? तो सबसे पहले इसमें जो हमें ये दो दिख रहा है ब्लू कलर का, ब्लू, ये हमारा विंध्यन है, विंध्यन पर्वत। ब्लू के नीचे एक यहाँ पे लाल वाला भाग दिख रहा होगा, रेड पार्ट, ये हमारा नर्मदा नदी है विंध्यन के दक्षिण की ओर। उसके बाद नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी है। और तापी नदी घाटी से ही हमारा शुरू होता है ये पश्चिमी घाट, और आपका इधर आपका है पूर्वी घाट। और ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में, और आपको नीलगिरी की पहाड़ी के बाद इधर आपको दक्षिण भारत की पहाड़ियां मिलती हैं। तो इसमें हम लोगों ने पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, इसी के बीच में जो आपका ये ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये भाग, यही हमारा है दक्कन का पठार, जिसके बारे में आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इस मैप से हमें एक और चीज जानना है, और वो ये है कि जो विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत भारत के जो पठार है उसको दो भागों में बांटता है। उत्तर वाला उत्तरी पठार हो गया, विंध्यन के उत्तर में जो है उत्तरी पठार, विंध्यन के दक्षिण में जो है दक्षिणी पठार। उत्तरी पठार को बोला जाता है केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, और दक्षिणी पठार को बोला जाता है दक्कन का पठार। और जो पठार दो भागों में बटा, उत्तर और दक्षिण, इसकी ढाल भी अलग अलग है। दक्षिण वाले पठार यानी दक्कन की जो पठार है उसकी ढाल आपका इधर है, इधर दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण का जो पठार है उसकी ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसीलिए इधर की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं यानी प्रायद्वीपीय भारत, इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं, तो इधर की नदियों की ढाल इधर मिलने की वजह से ये दक्षिण पूर्व की ओर आती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इधर वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, इस तरह की जो नदियां हैं किधर आती है? इधर आती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। और जो उत्तर की ओर नदियां हैं, केंद्रीय उच्च भूमि वाले पठार की जो नदियां हैं, वो नदियां आपका उत्तर पूर्व की ओर जाती है। और कहा जाती है? तो गंगा नदी तंत्र की तरफ, क्योंकि उत्तर की जो ढाल है, उत्तर की जो पठार की ढाल है, वो किधर है? गंगा नदी तरफ है, उत्तर पूर्व की ओर है। तो सभी नदियां गंगा नदी तंत्र की ओर जाती हैं। तो विंध्यन के बाद जो उत्तर है, विंध्यन के उत्तर वाले इलाके में इसकी नदियों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर है, और विंध्यन के दक्षिण की नदियों की दिशा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसीलिए विंध्यन को जल विभाजन भी बोला जाता है। विंध्यन को जल विभाजन भी बोला जाता है, क्योंकि उत्तर की नदियों की दिशा अलग है और दक्षिण की तरफ की नदियों की दिशा अलग है, क्योंकि इन दोनों पठारों की ढाल अलग अलग है। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज हम लोग बात करेंगे विंध्यन के दक्षिण में स्थित दक्कन पठार के बारे में। ये जो ब्लैक वाला भाग है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, दक्कन के पठार के बारे में। तो चलिए हम लोग दक्कन के पठार की बात करते हैं। तो ये हमारा था दक्कन पठार, दक्कन प्लेटू। दक्कन के पठार की बात करें तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में इसे बांटा गया है। पहला है महाराष्ट्र का पठार, जिसे दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। वैसे तो पूरे दक्कन के पठार को ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है, लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र के पठार के लिए दक्कन ट्रैप वर्ड यूज होता है। दक्कन ट्रैप हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो विशेषकर महाराष्ट्र के पठार के लिए करते हैं। दूसरा इसका जो विभाजन हुआ है वह है कर्नाटक का पठार, और तीसरा है आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है तेलंगाना पठार और दूसरा है रॉयल सीमा। तो यहां से हमने ये समझा कि दक्कन के पठार को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है महाराष्ट्र का पठार, जिसे दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। दूसरा है कर्नाटक का पठार, और तीसरा है आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है तेलंगाना पठार और दूसरा है रॉयल सीमा। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि दक्कन का जो पठार था उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था। उसके निर्माण की बात करेंगे, उसके फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो दक्कन के पठार का निर्माण क्रीटेशियस पीरियड में हुआ था।
जब क्रिटेशियस पीरियड का अंतिम समय चल रहा था, उस समय दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। अब ये क्रिटेशियस पीरियड क्या है? तो भूगोल में बहुत सारे टाइम पीरियड हुए थे। एक अलग क्लास लाया जाएगा टाइम पीरियड को लेके, तो उसमें आपको इसके बारे में और भी जितने भी टाइम पीरियड हुए हैं सभी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप ये समझिए कि जो क्रिटेशियस पीरियड है ये एक समय काल है, एक टाइम पीरियड है। क्या है? यह एक समय काल है, टाइम पीरियड है। तो जब क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था, जब क्रिटेशियस पीरियड का टाइम पीरियड चल रहा था, समय काल चल रहा था, तो उस समय एक घटना हुआ था। क्या घटना हुआ था? तो जब क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था तो उस समय हमारा जो इंडियन प्लेट था, वो इंडियन प्लेट दक्षिण की ओर से मूव करके, पहले हमारा जो इंडियन प्लेट था ये वाला हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये हमारा दक्षिण की तरफ था। ये अफ्रीकन वाले क्षेत्र से था। तो वहां से ये कट के मूव करके उत्तर की ओर मूव किया और मूव करके ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो ये मूव करना कब शुरू किया था? क्रिटेशियस पीरियड में। और ये मूव करके टकराता है किस? यूरेशियन से। ये हमारा देखिए इंडियन प्लेट है, ये दक्षिण की तरफ से मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराता है। इधर आपका उत्तर की तरफ कौन सा? यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है कब? तो क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम समय में। जब क्रिटेशियस पीरियड का अंतिम समय आ जाता है, मतलब लास्ट होने वाला रहता है क्रिटेशियस पीरियड, उस समय इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा जाता है। देखिए ये वाला ऊपर वाला हिस्सा यूरेशियन हो गया और ये वाला हिस्सा इंडियन हो गया, ये इसमें जाके टक्कर मार गए, ये दोनों आपस में टकरा गए। टकराने से क्या? हिमालय का निर्माण हुआ था। हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। तो जब ये टक्कर होता है तो टक्कर होने से क्या होता है कि ये वाला हिस्सा आपका इधर, इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये ऊपर उठ जाता है। इसके बारे में बात किए थे। ये दक्षिण वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है और ये अरब सागर वाला हिस्सा जो है, यहाँ से इधर आपका अरब सागर वाला हिस्सा, ये थोड़ा नीचे धस जाता है। ये नीचे धस जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाता है टक्कर होने से। और क्या होता है? टक्कर हुआ तो जो विंध्य पर्वत है, यहाँ पे विंध्य पर्वत है, तो इस हिस्से पे एक दरार हो जाता है। क्या होता है? इस हिस्से पे दरार हो जाता है। और दरार होने के बाद यहां से क्या होता है? लावा का उद्गार। यहां से लावा का रिसाव होने लगता है और ये लावा रिसाव करके फैलने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये लावा फैलने लगता है। यहाँ से दरार होगी, दरार, तो यहाँ से ये लावा फैलने लगता है और ये चारों तरफ फैल जाता है। हम लोगों को पता है कि जो पृथ्वी का धरातल है वो गर्म है, उसमें मैग्मा है, और वो जो गर्म चीज है, जो मैग्मा है, वो निकलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन पृथ्वी का जो सतह है, इसकी मोटाई बहुत अधिक है, इसलिए वो निकल नहीं पाता है। तो जहां उसको जगह मिल गया निकलने का, वह निकलने का प्रयास करेगा। तो जब यहाँ पे दरार हो गया टक्कर होने के बाद, तो दरार पड़ने की वजह से यहाँ पे जो मैग्मा है, जो आपका लावा है, वो निकलना शुरू हो गया और ये लावा पूरा यहाँ पे फैल गया इन क्षेत्रों में। ये लावा इधर इन क्षेत्रों में फैल गया। तो ये जो लावा था ये फैल गया, तो इसी को बोला गया लावा का दरारी उद्भेदन। मतलब ये तो हो गया दरार, और दरार से रिसाव हुआ, उद्भेदन हुआ, किसका? लावा का। तो वो कहलाया लावा का दरारी उद्भेदन। इसीलिए दक्कन के पठार का निर्माण लावा के दरारी उद्भेदन से हुआ है। तो ये दरार था, दरार से लावा का उद्भेदन हुआ और यहीं से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। और ये जो लावा था, ये कैसा लावा था? तो ये हमारा था बेसिक लावा। जो लावा था, इसमें जो लावा का उद्गार हुआ, वो लावा था यहाँ पे बेसिक लावा। और बेसिक लावा यहाँ पे उद्गार होने के बाद, इस क्षेत्र में बेसिक लावा का उद्गार होने के बाद, अब ये लावा ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद एक चट्टान का रूप ले लिया। और ये किस तरह का चट्टान का रूप लिया? तो ये कहलाया बेसाल्ट चट्टान। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बेसाल्ट चट्टान। तो यहाँ से लावा निकला। लावा निकलने के बाद वो लावा ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद वो एक चट्टान का रूप ले लिया। और किस तरह का चट्टान का रूप लिया? तो वो लिया बेसाल्ट चट्टान का रूप। वही कहलाया बेसाल्ट चट्टान। और लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल गया। और ये जो लावा निकला, ये लावा, तो इसका जो फैलाव हुआ वह 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में इस लावा का उद्गार हुआ। यहाँ पे लावा पूरा फैला 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक। लेकिन वर्तमान में ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है वर्तमान में।
अब बाकी का 5 लाख कहाँ गया, ये आपका सवाल होगा कि सर उद्गार हुआ तो फैला 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक और आप बोल रहे हैं कि वर्तमान में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, तो बाकी का 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो फैला था वो कहाँ गया। तो उसका बहुत सारे, ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले घटना का है, तो बहुत सारा भौगोलिक घटना घटा। यहाँ पे नदियां हैं, नदियों के द्वारा काट छाट के इसको बहा के समुद्र में ले जाया गया। तो उस तरीके से भी इसका जो था ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो फैलाव था वो खत्म हो गया, क्योंकि नदियों के द्वारा काट छाट के इस चट्टान को, इस लावा को बहा के ले जाया गया। और भी कई कारण रहे होंगे, और भी कई भौगोलिक घटनाएं हुई जिस वजह से इसका जो आपका 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो एक्स्ट्रा था वो खत्म हो गया। तो अभी जो वर्तमान में बचा है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में बचा है वह बचा है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। बाकी पहले जो शुरुआत में इसका फैलाव था 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक था, 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक शुरुआत में फैला हुआ, लेकिन वर्तमान में भी 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक बचा हुआ है। कई भौगोलिक कारण हो सकते हैं इसके खत्म होने के, लेकिन जो मुख्य रूप से माना जाता है वो ये माना जाता है कि यहाँ नदियां थी और नदियों के द्वारा काट छाट के यहाँ की जो लावा था उसको बहा के, बहुत सारे लावे को बहा के ले जाया गया और समुद्र में इसको मिला दिया गया। इस वजह से ये अभी फिलहाल 5 लाख वर्ग किलोमीटर ही बचे हुए हैं। आगे बात, इस लावा ने पुरानी चट्टानों को ढक दिया। अब इसको हम समझते हैं कि जो यहाँ पे लावा का उद्गार हुआ इस दरार से, तो यहाँ से जो लावा निकला ये पूरे इस क्षेत्र को ढक दिया, लेकिन ढकने से पहले यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, अलग प्रकार के चट्टान होंगे। तो इन सभी चीजों को, ये लावा जब यहाँ से उद्गार हुआ तो इस लावा ने इन सारी चीजों को ढक दिया। तो वही बताया गया है कि इस लावा ने पुरानी चट्टानों को ढक दिया। तो जो इसके अंदर जो ये लावा था, ये लावा जो ढका, तो इसके अंदर भी कुछ पुराने चट्टान होंगे, पहले वाले चट्टान, उसको ये क्या किया, ढक दिया। जब ये उद्गार हुआ तो उस सभी चीजों को ये ढक दिया। अब इसमें कौन कौन सी चीजें थी, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस फिगर के माध्यम से थोड़ा कुछ समझेंगे। ये हमारा जो गोल सा दिख रहा है, इसको मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये गोल वाला भाग पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जाने पे हमें एक और रेखा मिलता है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ चलते हैं हम लोग, तो वहां मिलता है मकर रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां तक क्लियर है। तो जब हमारा भारत, शुरुआत की बात करें भारत की, तो शुरुआत में भारत हमारा इस मकर रेखा के पास था, यहां दिख रहा है। तो मकर रेखा के आसपास शुरुआत में भारत का ये वाला हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा था, गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा था। कहां पे था, मकर रेखा के पास। तो ये काफी लंबे समय तक मकर रेखा के पास रहा। तो मकर रेखा में जिस तरह का जलवायु पाया जाता है, उसी हिसाब के जलवायु का, मतलब उसी जलवायु के अनुकूल जो वनस्पति होते होंगे, जो जीव जंतु होते होंगे, उस तरह के वनस्पति और जीव जंतु का विकास भारत में देखने को मिला इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे मकर रेखा के पास ये स्थित है। तो उसी जलवायु का जीव जंतु का विकास हुआ होगा उसमें, उसी जलवायु का पेड़ पौधे वनस्पतियों का विकास हुआ होगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे ये काफी लंबे समय तक था, मकर रेखा के पास काफी लंबे समय तक था। अब ये मूव कर रहा है उत्तर की ओर, किधर, उत्तर की ओर। ये उत्तर की ओर इधर यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा है हमारा ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा। अब ये लंबे समय के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाता है विषुवत रेखा के पास। कहाँ पे, विषुवत रेखा के पास। अब विषुवत रेखा के पास जिस तरह का जलवायु होगा, उसी हिसाब से इसमें वनस्पतियों का विकास हुआ होगा, जीव जंतुओं का विकास हुआ होगा। तो ये भी विषुवत रेखा में काफी लंबे समय तक रहा, तो उसी हिसाब का इसमें जीव जंतु और वनस्पतियां पाए जाते हैं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उत्तर की ओर और मूव कर रहा है। ये पहुंच गया कर्क रेखा में। कहां पे, कर्क रेखा में। ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला हिस्सा कर्क रेखा में पहुंच गया। अब कर्क रेखा में भी लंबे समय से है, तो कर्क रेखा में लंबे समय से है, तो कर्क रेखा में जिस तरह के वनस्पति, वहां पे जिस तरह का जलवायु है, उसके हिसाब से ही वहां पे वनस्पतियों का विकास हुआ होगा, जीव जंतुओं का विकास हुआ होगा। तो यानी इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये समझिए घाट घाट का पानी पी के आया है।
मकर रेखा का पानी पिया है, विषुवत रेखा का पानी पिया है, कर्क रेखा का पानी पिया है। घाट घाट धीरे धीरे बढ़ बढ़ के ये पूरे क्षेत्र पे अपना पूरे क्षेत्र में रह के आया। मकर रेखा में रहा, विषुवत रेखा में रहा, कर्क रेखा में रहा, तो इस तरह से ये रह के आया। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां थी। तो जब यहाँ पे मैग्मा का उद्गार हुआ, यहाँ से लावा निकला, तो इन वनस्पतियों को ढक दिया, ये इन जीव जंतुओं को यहाँ पे ढक दिया सारे। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये जो क्षेत्र है जो लावा से ढका, इसके नीचे काफी वनस्पतियों का अवशेष होगा, जीव जंतुओं का अवशेष होगा। तो यानी इसमें जीवाश्म भी बहुत ज्यादा होगा, इसके नीचे जीवाश्म भी बहुत ज्यादा पाया जाता होगा। यानी यहाँ पे कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, इन क्षेत्रों में कोयला होगा और पेट्रोलियम होगा। लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में कोयला और पेट्रोलियम नहीं निकाला जाता। क्या रीजन है इसके पीछे? तो हमारा यहाँ पे देखिए, ये देखिए पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियां, तो ये जो सारे क्या हुए, ढक गए इसमें, ये सारे ढक गए किससे, लावा से। तो इसका मतलब इसके नीचे बहुत सारा जीवाश्म ईंधन होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, लेकिन फिर भी यहां से कोयला पेट्रोलियम नहीं निकाला जाता। क्यों नहीं निकाला जाता? तो यहाँ जो लावा का परत लगा वो थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत मोटा था, बहुत ही ज्यादा मोटा। तो इस लावे को, मतलब ये जो चट्टान है, इसको, ये इतना मोटा था कि इसको खोद के अंदर से यहाँ से कोयला प्राप्त करना बहुत कॉस्टली पड़ता। इसीलिए यहाँ से कोयला ना प्राप्त करके इधर वाले क्षेत्र से, छोटा नागपुर पठार, जहाँ पे आपका दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी के आसपास के क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है, महानदी के आसपास के क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है, क्योंकि वहां लावा से ढका हुआ क्षेत्र नहीं है, वहां लावा से ढका हुआ क्षेत्र नहीं, इसलिए वहां आसानी से कोयला निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोयला वगैरह होने के बावजूद भी इस क्षेत्र से नहीं निकाला जाता है, दक्कन के पठार से, क्योंकि इसकी जो मोटाई है, इस पठार की जो चट्टान है, उसकी चट्टान की मोटाई बहुत अधिक मोटा है, बहुत मोटा है, जिस वजह से यहाँ पे खुदाई करके निकालना बहुत कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से यहाँ से अभी फिलहाल नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन इसके अंदर भी काफी कोयला होंगे, काफी पेट्रोलियम पदार्थ होंगे, काफी जीवाश्म ईंधन होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत सारे क्षेत्रों से होके आया है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होंगी, पहले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे जो लावा से ढक गए और वे एक जीवाश्म के रूप में अंदर में मौजूद है। तो यहाँ से हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें जो भी पेड़ पौधे थे ये सभी इस लावा में ढक गए हैं। तो मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, ये जो ब्लैक वाले, तो ये सभी क्या हुए, लावा से ढक गए हैं, ये सभी लावा से यहाँ पे ढके हुए हैं। तो यहाँ से हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया कि यही जो पेड़ पौधे थे उसी को इस लावे ने ढक दिया, वही पुरानी चट्टानों को ढक दिया, पेड़ पौधों को ढक दिया, वहां अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां थी, जीव जंतु थे, सभी को इस लावे ने ढक दिया। तो इसी प्रकार से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और ये कैसा चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है, क्योंकि ये बेसिक लावा, जो निकला लावा वो कैसा लावा था, बेसिक लावा था। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं दक्कन पठार के विस्तार के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, किसका विस्तार कहाँ का है। तो दक्कन के पठार का विस्तार मुख्य रूप से, मुख्यतः महाराष्ट्र में, जो दक्कन का पठार है इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है वो हमारा महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के अलावा भी कहाँ कहाँ है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। तो जो हमारा दक्कन का पठार है इसका विस्तार मुख्य रूप से हमें मिलता है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों में इसका विस्तार है दक्कन के पठार का। तो यहां से हमने दक्कन के पठार के निर्माण को भी समझा और उसके विस्तार को भी समझ लिया कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। अब आगे हम लोग बात करते हैं दक्कन के पठार का जो विभाजन किए हैं 3 भागों में, इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र के पठार के बारे में। हमने पढ़ा कि दक्कन का जो पठार है इसको 3 भागों में बांटा गया है, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। तो एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के पठार के बारे में। तो महाराष्ट्र के पठार की बात करें तो महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। अब ये दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन का पठार नाम है इसलिए दक्कन आ गया, ये समझना है। लेकिन ये ट्रैप क्या है, ट्रैप क्या होता है, आखिर दक्कन ट्रैप बोला क्यों जाता है, ट्रैप होता क्या है, इसको समझते हैं। तो ट्रैप क्या होता है, तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, ये हमारा रहा, ये जो हिस्सा जो खाली जगह दिख रहा है ये क्या है, तो ये हमारा दरार है, क्या है, दरार। यहीं से लावा निकला, लावा का यहां भी विस्तार हुआ, इधर से इधर भी विस्तार हुआ,
एक बार लावा निकला तो यहां से यहां तक विस्तार हुआ और यहां से यहां तक विस्तार, ये एक बार की घटना। फिर उसके बाद फिर दोबारा लावा निकला, फिर इसके ऊपर से एक परत बना के यहां से फैला, इधर भी फैला, इसके ऊपर एक परत बना लिया। पहला यहां से यहां तक ऑलरेडी लावा निकला हुआ है, उसके बाद दूसरा बार ये आया तो फिर ये परत बना लिया इसके ऊपर से, फिर तीसरा बार लावा निकला, फिर इसके ऊपर से परत बना लिया, फिर इसके ऊपर से परत बना लिया इधर भी, तो एक के ऊपर एक परत बना लिया। यहां पे देखिए इस फिगर को आप समझिए, पहला लावा निकला ये इस तरह से ढका, दूसरा बार लावा निकला फिर इसके ऊपर से एक परत बना लिया, तीसरा बार लावा निकला फिर इसके ऊपर से एक परत बना लिया। तो जो लावा है वह लेयर में है, लेयर में एक के ऊपर एक के ऊपर एक परत बना बना के, इसीलिए तो लावा दक्कन का जो पठार का जो लावा है वो बहुत मोटा है, क्योंकि वह एक बार निकला लावा नहीं है, वह बार बार निकला हुआ तो परत बना लिया है। एक बार निकला लावा फैला, फिर दूसरा बार निकला फिर फैला, तो कई परतों में है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे लेयर 1, ये लेयर 1 हो गया, ये लेयर 2 हो गया, ये लेयर 3 हुआ, तो इस प्रकार से कई परतों में लावा का विस्तार हुआ है दक्कन के पठार में। और इसका जो मुख्य रूप से विस्तार हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि लावा का उद्गार यहां से हुआ, इस क्षेत्र से विंध्य वाले पास, यहाँ पे विंध्य वाले पास से, अब विंध्य वाले पास से तो यहां से निकल रहा है, तो लावा सबसे पहले इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आएगा, उसके बाद इधर आएगा केरल, कर्नाटक, इधर आपका तमिलनाडु, इधर, तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र वाले हिस्से में आएगा, तो महाराष्ट्र वाले हिस्से में अधिक फैलेगा, तो इसीलिए महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो कई परतों में अधिक ज्यादा मोटाई तक फैलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ निकलेगा ना, इस क्षेत्र में लावा निकलेगा, सबसे पहले कहाँ पे आएगा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, पहले इसको कवर करेगा, फिर ये बहते बहते इधर आएगा लावा, तो सबसे अधिक मोटा कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और परत भी अधिक मिलेगा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसलिए मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को दक्कन ट्रैप बोला जाता है, क्योंकि जो लेयर में बना वही लेयर में जो परत है उसी को बोला गया ट्रैप, उसी को बोला गया ट्रैप। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परतों में आपको लावा देखने को मिलता है दक्कन के पठार में, तो उसी को बोला गया ट्रैप। इसीलिए दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र के पठार को बोला गया विशेषकर, क्यों, क्योंकि अधिकतर जो विस्तार इसका देखने को मिला परतों में वो अधिक सबसे पहले महाराष्ट्र में मिला, क्योंकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में नजदीक पड़ता था, ये जहां से लावा का उद्गार हुआ ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से नजदीक पड़ता था, इसलिए यहाँ पे अधिक परत जमा, इसीलिए इसको मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप बोला जाता है। बाकी इधर धीरे धीरे कम ही इधर फैला होगा, यहाँ से तो कम ही मिलेगा इधर। अब आप बोलिए कि दक्कन का जो पठार है वो क्या यहीं तक है, दक्कन का पठार इधर भी फैला है, जो लेकिन ये इधर अरब सागर है, तो अरब सागर नीचे धंस गया था ना, तो अरब सागर के नीचे है, जल भरा हुआ अरब सागर में, तो उसके नीचे भी आपको मिलेगा इस तरह के लावा का प्रमाण, अरब सागर के नीचे, ये अरब सागर के नीचे भी है, तो इधर भी उद्गार हुआ था, इधर भी आपका उद्गार हुआ था। और कुछ उद्गार आपका गुजरात में भी हुआ है, देखिए गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात के इस वाले क्षेत्र में, यहाँ आपको दिख रहा हुआ ये देखिए, ये क्षेत्र जो गुजरात में काठियावाड़ वाला क्षेत्र है वहां भी आपको देखने को मिलता है दक्कन का पठार, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भी दक्कन का पठार देखने को मिलता है। यहाँ देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हुआ है। तो इसी प्रकार से जो दक्कन का पठार वह कई लेयरों में, कई परतों में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परत बना लिया है, उसी को बोला गया ट्रैप। तो इसीलिए महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रैप बोला जाता है। विशेषकर जो ये दक्कन है इसको पूरे को तो दक्कन ट्रैप बोला जाता है, क्योंकि पूरा परत में ही है, एक परत में ये बना हुआ नहीं है, लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र में इसलिए बोला गया क्योंकि महाराष्ट्र में परतें अधिक देखने को मिली, क्योंकि नजदीक था, जहां से उद्गार हुआ सबसे नजदीक यही महाराष्ट्र वाला क्षेत्र पड़ रहा था। यहां तक हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा एक और फिगर को आप समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा इसके बारे में, जो विभाजन हुआ है दक्कन के पठार का, तो किस तरह से विभाजन हुआ है, कि कहां कहां फैला हुआ है। तो आपको एक यहाँ पे एक और फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर, ये आपका एक यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर ये जो रेड वाला भाग दिख रहा है ये तापी नदी है, तापी नदी है, और तापी नदी के नीचे दक्षिण की ओर हमारा महाराष्ट्र का पठार है। ये जो फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण में आपको कर्नाटक का पठार इसी सरा हुआ है, देखिए ये कर्नाटक का पठार। वैसे तो इधर केरल वगैरह में भी इसका विस्तार है, तो ये कर्नाटक का पठार हो गया। उसके बाद इधर जो पूर्वी ओर है, इधर इधर पूर्वी क्षेत्र में जो है इसको बोला गया आंध्रा का पठार। देखिए आंध्रा का पठार, ये आंध्रा का पठार है, और इसी को दो भागों में बांटा गया, तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा। ऊपर वाला ये तेलंगाना पठार हो गया, और इसके नीचे और दक्षिण की ओर वाला रॉयल सीमा हो गया, ये रॉयल सीमा हो गया। और बाकी ये दोनों महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार। तो इस प्रकार से दक्कन पठार का विभाजन हुआ है। तो इस मैप के माध्यम से भी हम दक्कन के पठार का विभाजन को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये भी क्लियर कर लिया कि दक्कन का पठार का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी समझ लिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे महाराष्ट्र के पठार के बारे में। तो महाराष्ट्र के पठार के बारे में हमने ये समझ लिया कि महाराष्ट्र के पठार को विशेषकर दक्कन ट्रैप क्यों बोला जाता है, आखिर दक्कन ट्रैप क्यों बोला जाता है, ये हमने समझ लिया।
अब हम महाराष्ट्र के पठार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के पठार के बारे में विस्तार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।